कि मेरा 9 महीने का बच्चा ख़त्म हुआ, तो मुझे जब मैंने वहाँ श्रीनगर मेडिकल में ख़त्म हुआ, तो 3 एम्बुलेंस देहरादून तक आने के लिए मुझे चेंज करनी पड़ी। अब महिलाओं को क्या चाहिए? महिलाओं को पहाड़ में स्वास्थ्य ही तो चाहिए। सर कितना लगेगा? मैं अल्प वेतनभोगी था, तो वहाँ देखा मैंने, तो वहाँ 7-8 लाख रुपए लग गए। मैं बड़े हॉस्पिटल के लिए देहरादून आ रहा हूँ और वहाँ इलाज मिलेगा, तो बड़ा एम्स की माँग मैं पहाड़ में कर रहा हूँ मैं। नमस्कार, मैं हूं अश्वनी राजपूत और स्वागत करता हूं आपका उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट में। पहाड़ में कभी जंगली जानवर तो कभी हॉस्पिटल, इन चीजों को लेकर हमेशा से पीड़ा बनी ही रही है। कई आंदोलन होते हैं, कई लोग धरनों पे बैठते हैं, लेकिन ये समस्याएं जब से उत्तराखंड बना है उससे भी पहले से ही अटल है। देखा जाए तो उत्तराखंड मांगा ही इसलिए गया था कि पहाड़ का विकास होगा जब एक अलग राज्य में अलग सरकार होगी, क्योंकि यूपी में शायद उत्तराखंड पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, तभी एक अलग राज्य की मांग हुई थी। लेकिन सवाल है कि 25 साल होने के बाद क्या आज पहाड़ जो जिसकी मांग की गई थी, जिस पहाड़ी राज्य की मांग की गई थी, वो मांग पूरी हो चुकी है? क्या पहाड़ों में जो है जितना विकास है, जितना विकास चाहिए था, वो विकास आज हो गया है? क्या मंशा भी है सरकार की और सरकार में बैठे जितने भी प्रशासन शासन के जितने भी मंत्री, विधायक और जितने भी अफसर हैं, क्या उनकी मंशा भी है पहाड़ों में विकास करने की? ये आज एक बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। हमारे साथ हैं गणेश भट्ट जी, जो 2 मार्च से पाबो से निकले थे एक कुछ 5 मांगों को लेकर, जिसमें जंगली जानवरों की समस्या भी है, हॉस्पिटल की मांग भी है और अन्य भी मांगे हैं। वो तो इनसे ही जानेंगे कि कब कैसे ये मांगे, इन्होंने क्यों चलना शुरू किया और आज क्या 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 कुछ रिजल्ट इनका निकला है। ये पाबो से चलकर आज देहरादून में पहुंच चुके हैं, क्या कुछ रहा है सब कुछ इन्हीं से जानेंगे। गणेश भट्ट जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट चैनल में। क्या कुछ है, ये मांगे क्या हैं, क्यों आपने चलना शुरू किया, कब से आप धरने पर बैठे थे? बहुत सारे सवाल हैं, तो आप ही जो है विस्तार से बताइएगा कि कब से आपको लगा कि ये पहाड़ की पीड़ाएं हैं जो मुझे ही हल करनी होंगी। अश्विनी जी, सबसे पहले मैं उत्तराखंड ब्रॉड ये कॉस्ट चैनल जो आपका है, मैं तमाम प्रदेश और देशवासियों को धन्यवाद करता हूँ कि ये जो हमारा मीडिया है, तमाम खबरें दिखाने का काम करता है और यही मीडिया है जो ज़मीन में अच्छी-अच्छी चीज़ उतरवाने का भी काम करता है। तो मैं 2 जनवरी शीतकालीन लहर से, जिस जनवरी में कि पहाड़ों में लोग रज़ाई से बाहर नहीं निकलते हैं, उस जनवरी में मैं 2 तारीख से और 10 फरवरी तक पाबों में बैठा था, शांतिपूर्ण तरीके से। और उस दौरान 2 बार हमारे क्षेत्रीय मंत्री उसी रास्ते से गुजरे, वहीं आए, लेकिन न उन्होंने मुझसे मुलाकात करना जायज़ समझा, न मिलना जायज़ समझा। जब मेरे धरने को कुचला गया और पूर्ण रूप से कुचला गया, तो मैंने इस युद्ध को और बड़ा करने की कोशिश की कि अब मैं ऐसा युद्ध करूँगा, ऐसी शक्ति भगवान मुझे देगा कि जो अब पूरा उत्तराखंड देखेगा, पूरा देश देखेगा। मैंने भगवान बिनसर महादेव के आशीर्वाद से, पीठसेन में हमारे सैनिक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के आशीर्वाद से वहाँ से यात्रा करना शुरू किया और लगभग 300 किलोमीटर पैदल यात्रा। उस यात्रा में मुझे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, जो कि मुझे जंगली जानवरों का भय, जो मैंने आँखों देखा, सड़कों का हाल, कहीं पक्की है ही नहीं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के यहाँ से और आप सीधा बिनसर महादेव तक पूरी कच्ची सड़कें हैं, जहाँ की आए दिन हमारी गाड़ियाँ खराब होती हैं। कहीं पानी की अव्यवस्था मैंने देखी कि जहाँ आए दिन हमारी महिलाएं जाती है घास के लिए, उनके लिए पानी की भी सड़क में व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कहीं पे हैंडपंप होने चाहिए। भाई मैं जंगलों के भी मैंने रास्ते देखे 1-2 कि भाई हमारी महिलाएं जब जा रही हैं तो इनके लिए आने जाने की, जब ये घास ला रही हैं तो इनके लिए ये रास्ता भी ठीक है कि नहीं है, तो हमारी महिलाएं टेढ़े मेढ़े सारे रास्तों से आ रही हैं। उसके बाद मैंने जो मेरी मांग थी, उप जिला अस्पताल पाबों में बने। अब महिलाओं को क्या चाहिए? महिलाओं को पहाड़ में स्वास्थ्य ही तो चाहिए। भाई रुकेंगी वो तब, जब वहाँ अच्छा स्वास्थ्य हो। और जो मेरे ऊपर बीती, मैंने आप बीती लगाई कि मेरा 9 महीने का बच्चा खत्म हुआ, तो मुझे जब मैंने वहाँ श्रीनगर मेडिकल में खत्म हुआ, तो 3 एम्बुलेंस देहरादून तक आने के लिए मुझे चेंज करनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने ये तक बोला कि 5 घंटे में अपनी वाइफ को देहरादून ले जाते हो तो ये सुरक्षित बच जाएगी, नहीं तो ये भी गई। मैं दून हॉस्पिटल में गया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। मैं उसके बाद इंद्रेश में गया,
तो वहाँ ऑक्सीजन वेंटिलेटर फुल थे। उसके बाद मैंने कहा जब यहाँ फुल है, यहाँ व्यवस्था ही नहीं होगी, तो मुझे यहाँ कोई हॉस्पिटल का नंबर दो। मुझे सिनर्जी का नंबर दिया। मुझे नॉलेज नहीं था पैसा कितना लगेगा, मैं अल्प वेतन भोगी था। तो वहाँ देखा मैंने, तो वहाँ 7-8 लाख रुपए लग गए। वो तो मेरे परिवार में माता भाई सब ने अपना पैसा जो भी संचित बचा रखा था वो लग गया। मैं बात करूं कि मैं पाबौ में उप जिला चिकित्सालय इसीलिए मांग रहा हूँ। 40 दिन के बाद मिला भी। 40 दिन के बाद उस पाबौ ब्लॉक में अल्ट्रासाउंड मशीन मिली, वहाँ एक्सरे मशीन मिली। कतिपय हॉस्पिटलों में मैंने देखा कि वहाँ जर्जर, ऊपर से जर्जर पानी टपक रहा है। डॉक्टर टॉयलेट के लिए भी बाजार जा रहे हैं, किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर। उनसे मैंने सवाल किया, मैं जब अपने इलाज दवाई के लिए गया, मैंने कहा मुझे तो इमरजेंसी जरूरत थी, आप तो बाजार गए थे, भाई कैसा होगा इलाज, कैसा चलेगा? बोला भट्ट जी पानी नहीं है यहाँ, हम कहाँ जाएं, आप बताओ। आप ऐसा करो, हमारी समस्या लेके ऊपर जाओ। तो उनकी समस्या लेके मैं निदेशालय गया। तो भाई 8 लाख का स्वीकृत हो रखा था पैठानी हॉस्पिटल के लिए। वो कब से 3-4 साल से काम नहीं हुआ था। मैं गया यहाँ, मैंने कहा यार 8 लाख में क्या बनेगा ये। इसको बढ़ाने के लिए मैंने लेटर दिया। मैंने 18 लाख तक का वो शासन में दिया, लेकिन बिल्कुल देखो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी गंभीर नहीं उस पे। भाई 40 दिन के धरने के दौरान वहां पे एक महिला को भालू ने, जंगली जानवर ने अटैक किया। उसे हेलीकॉप्टर के माध्यम से देहरादून एम्स लाया जाता है माननीय मंत्री जी के द्वारा। मैं कहता हूँ जब आप ऐसा काम कर रहे हो तो एम्स वहां क्यों नहीं खुला रहे हो? ये मेरी मांग है कि एम्स वहीं खुलवाओ। बट जी मैं आपको रोकूंगा। पहले आप मांग रहे हैं पाबौ ब्लॉक में उप जिला चिकित्सालय। आपने बताया आपका बच्चे की डेथ हो गई थी जो श्रीनगर के अस्पताल में हुई थी। जब श्रीनगर मेडिकल कॉलेज जो है, जहाँ से मतलब जहाँ की भी आप बात कर रहे हैं, वहीं से आपके बच्चे को, आपकी बीवी को ट्रांसफर कर दिया कि आप नीचे ले जाइए, यहाँ इलाज नहीं होगा। तो क्या पाबौ में अगर उप जिला चिकित्सालय खुल गया तो वहां पे प्रॉपर इलाज सरकार दे पाएगी? सरकार, इसीलिए मैंने सरकार से मांग की है कि आप भारत सरकार को भी पत्र दो। मुझे पता है भाई पाबौ ब्लॉक में एम्स, पाब या श्रीनगर में 2-2 मेडिकल कॉलेज वहां पे भी है। तो मेरा पूरा ये है कि अगर मैं बड़े हॉस्पिटल के लिए देहरादून आ रहा हूं और वहां इलाज मिलेगा, तो बड़ा एम्स की मांग मैं पहाड़ में कर रहा हूं। मैं इसीलिए पहाड़ में कर रहा हूं कि गणेश भट्ट ने एम्स जैसा संस्थान, गणेश भट्ट ने सिनर्जी जैसा संस्थान यहाँ देहरादून में ढूंढा, तो दूसरे को ये देहरादून जाना ही ना पड़े, इसलिए मैंने नंगे पांव यात्रा की है। और वहां उप जिला अस्पताल होगा, तो वहां जहां आके आप बात कर रहे हो पाबौ ब्लॉक में, वहां एक रेडियोलॉजी का पद नहीं है, एक ऑर्थो तक का पद नहीं है। जब वहां पद नहीं है तो भाई इलाज कहां से मिलेगा? छोटे छोटे इलाज वहीं तो मिलेंगे। इसीलिए तो मैं संघर्ष कर रहा हूं और इतनी कठिन तपस्या कर रहा हूं कि मैं यहाँ देहरादून में जाऊं। और यहाँ एम्स जैसे संस्थान में गया भी, मुख्यमंत्री जी के उनसे स्टाफ से बाहर में मिला भी कि भैया ये तो, उन्होंने कहा एम्स तो मुश्किल है वहाँ। क्यों मुश्किल है? ये मेरा सवाल है, क्यों मुश्किल है? मुख्यमंत्री जी से नहीं मिल पाए? मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। मतलब मिलने तो आप मुख्यमंत्री जी से ही आए थे और केवल स्टाफ से ही आप मिल पाए? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो सबके हैं भाई, पूरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। और जब मैं पैदल चल के आया तो देवप्रयाग से जब मैंने स्नान किया, माँ गंगा, भागीरथी, अलकनंदा, भाई भगीरथ ने भी तपस्या की थी। हमारी देवभूमि तप स्थली है, तप भूमि है। यहाँ के देवताओं की शक्ति है, हम लोगों पे शक्ति विराजमान है, जो हम लोग कोई भी कदम और कुछ भी काम कर लेते हैं। तो वहां से मेरा मन कर रहा था कि गणेश भट्ट जूते पहनो, यहाँ से मत जाओ देहरादून। लेकिन मैंने कहा कि अब मैंने तपस्या कर लिया तो चलो मैं आ ही जाता हूँ। तो मेरी एक ही मांग है कि भाई आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी भी सुन रहे होंगे, तो मैं बोलता हूँ कि मुख्यमंत्री जी आपने हमें क्यों नहीं बुलाया? और आप जरूर पूछना उनसे कि जब एक आदमी पहाड़ से नंगे पांव आ रहा था, तो माननीय सीएम साहब आपने अपने दरबार में उसको क्यों नहीं बुलाया? ये आपका दायित्व बनता है। और मैंने तो आपके चैनल के माध्यम से पूछा, लेकिन आप भी पूछना। ठीक है, आप 2 मांगे हैं, पाबौ ब्लॉक में उप जिला चिकित्सालय और एम्स को पहाड़ कब चढ़ेगा, और क्या कुछ मांगे हैं आपकी? और लगातार मैं जब धरने पे बैठा था तो मेरे साथ आए दिन वाहन चालक जुड़ गए थे। उन्होंने कहा कोई दिक्कत होगी, आपको कोई परेशान करेगा तो हम आपके साथ खड़े हैं। मैंने कहा जब आप मेरे साथ खड़े हो तो ठीक है। मैंने कहा बताओ भाई आपके लिए कोई, मैं क्या कर सकता हूँ? आप तो मेरे साथ खड़े हैं, मेरा क्या दायित्व या मेरा क्या फर्ज बनता है जो मैं आपके लिए करूँ? तो सबके पास गए, उन्होंने कहा भट्ट जी आप ऐसे करो, इन मांगों को रख दो, टोल टैक्स को वहां से हटाना, या
फिटनेस के नाम पे जो अवैध पैसा लिया जा रहा है, 1300 की फिटनेस है, 4500 लिया जा रहा है, इसको हटाना। और तमाम, मैंने ऐसे नहीं कि मैंने सर भिगवा दिया और नाई से सलाह ली, मैंने नाई से भी सलाह की। जब नाई से सलाह है तभी नाई बाल काटेगा, तो मैंने उनसे भी सलाह की। जब सलाह की तो पूरी तमाम देहरादून टैक्सी यूनियन संघ, चमोली, पौड़ी, श्रीनगर, पाबो, सब संघों की मीटिंग थी पौड़ी में। मैं उनके पास गया, मैंने कहा तुम्हारी मांग लेके पैदल पद यात्रा कर रहा हूँ, करनी है कि नहीं बता दो, नहीं तो नहीं करता हूँ। मेरी जो मांग है मैं उस पे तो करूंगा ही करूंगा, मैंने स्वास्थ्य पे तो जाना ही जाना है, लेकिन आप अपना प्रस्ताव रखो। उनका भट्ट जी हम आपके साथ हैं, आप जाओ। अगर उसी दिन उस मीटिंग में वो मना कर देते कि मत जाओ, हमारी मांग लेके मत जाओ आप, हम अपनी मांग खुद रख लेंगे, तो मैं नहीं आता। तो मैंने पूछ के सलाह करके मैं देहरादून आया। और ये मैं सरकार से इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कतिपय बड़ा नुकसान हो रहा है उसे बंद करने में, तो 50 रुपए, क्योंकि 50 रुपए अगर जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र से आ रहे हैं तो मिनिमम 50 रुपए करो। ऐसे नहीं कि आप जीपीएस लगे हैं, इससे आप लोगे तो इससे 100 रुपए पड़ेगा, आप कैश लोगे तो 200 रुपए पड़ेगा। भाई ये क्या है, ये सिस्टम क्या है? संविधान एक है, नियम एक होना चाहिए। भाई आप उससे भी करो, 50 रुपए लो, कैश भी लो 50 रुपए लो। और पर्वतीय क्षेत्र आपदाग्रस्त क्षेत्र है, आपदाग्रस्त क्षेत्र में जब सड़कें बाधित होती है तो 3-3 महीने 4-4 महीने तक वो ड्राइवर भाई घर में रहते हैं, वो उनकी गाड़ियों के पहिए जाम हो जाते हैं। जब वहां से पहिया फटता है तो 3-4 हजार का एक टायर लगता है। तो सोचो आप, वो कमा क्या रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं? भाई वहां ना कोई फैक्ट्री है, ना वहां कोई कंपनी है जो उनकी वाइफ कंपनियों में जाएगी। तो दुर्भाग्यपूर्ण फैसला। मैं तो यही कहूंगा सरकार से कि इसे बंद करो, और बंद नहीं होगा तो 50 रुपए, मैंने कहा निःशुल्क, इसे 50 रुपए करो ताकि बोझ कम हो और तुम्हें भी, सरकार को भी कोई बड़ा नुकसान ना हो। ठीक है, और क्या कुछ मांगे? आपकी 5 मांगे हैं, 3 से 4 आपने बता दी हैं, और क्या मांगे? मेरी मांग है कि जो जंगली जानवरों से आए दिन निवाला हो रहे हैं, गांव की महिलाएं, हमारे बच्चे, छोटे बच्चे, हमारे भाई लोग, तो इसके लिए ठोस रणनीति सरकार बनाए। और वो ठोस रणनीति क्या है? भाई सरपंचों को अपने साथ लें, प्रधानों को लें, भाई वन की टीम को लें, सब टीमों को साथ लेके चलें, मिल के चलें, रात्रि गश्त करें। भाई हर दिन अगर एक गांव से एक सरपंच को, प्रधान को, 2 फॉरेस्ट को, 4 आदमी अगर रात्रि गश्त गाड़ी में कर रहे हैं तो देखेंगे बाघ कहाँ बाघ की आवाज आ रही है, वहां बड़े बड़े पटाखे फोड़ दो, उन्हें भगाने का काम करो। भाई तुमने भगाने का काम तो करना है, ग्रामीण भी सुनिंद और सुनिश्चित होकर सो ही रहेंगी और परेशानी भी नहीं हुई। खुद मेरे साथ ये घटना हुई, मैं आ रहा था पैदल यात्रा, मैं एक जगह बिडोली में रुका रात को, तो वहां बाघ की घुर्राहट, यार मैंने कहा बाथरूम भी कैसे जाए भाई बाहर, यहाँ तो ये 10 है। सारी रात बाघ ने सोने नहीं दिया हम लोगों को। भाई वो तो हम, मुझे लगता था कि 150 मीटर पे ही वो उसकी आवाजें आ रही थी, और हमारे पास ना कोई हथियार थे ना कुछ थे, हमारे पास तो एक मामूली सा डंडा था। उस डंडे से हम क्या करते, हम भी निवाला हो जाते बड़ी मुश्किल से। मैंने कहा आई जा, खा भी लेगा बाघ तो क्या करना है भाई, शौचालय तो जाना ही है। अब सोचो आप, ग्रामीण क्षेत्रों में जब अधिकतर घटनाएं कब होती है, जब कोई हमारी महिला शौचालय आती रात को तो बाघ का निवाला हो जाती है। जब कोई भाई सुबह में जाता है शौचालय तो बाघ का निवाला हो जाता है। ऐसे समय में ज्यादा निवाले जंगली जानवर तभी मौका देख के करते हैं कि भैया इस समय उचित समय है। तो मैं तो इसीलिए तो मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ कि जो मैंने आंखों देखा, हाल देखा है, मैं कोई डायरेक्ट किसी बस से गाड़ी में नहीं आया, मैं कोई डायरेक्ट समाज सेवा के क्षेत्र में 10 दिन में नहीं आया, मैं तो लगा हूँ। और जब लगा हूँ तो मैं जमीन को देख के और जमीनी हकीकत को देख के मैं आपको आंखों देख के हाल सुना रहा हूँ। इसीलिए तो मैंने कहा मैं सीएम साहब से मिल लेता हूँ और उनसे बताता हूँ कि जमीन में ये हो रहा। आप लोग पैसा दे रहे हो, मुझे यकीन है बहुत पैसा दे रहे हो आप लोग, लेकिन वो डामरीकरण ठीक क्यों नहीं हो रहा फिर? भाई मैंने जब सड़कों के हाल देखे तो बड़े बड़े कंक्रीट, पूरे वो कंक्रीट, कील, कांच सब मुझे चुभे। और जब मैंने देखा तो पैसा तो लगा है उस पे, और जब पैसा लगा है तो लगाने वाले ने ठीक काम क्यों नहीं किया? भट्ट जी, आप कह रहे हैं कि मैं सीएम से मिल लेता हूं और समस्याएं बताता हूं उन्हें। क्या अब तक सीएम को ये समस्याएं नहीं पता होंगी जो आपको पर्सनली 300 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ आना पड़ा? क्या आपको ऐसा लगता है कि सीएम नहीं जानते होंगे कि किस तरह की समस्याएं पहाड़ में है? 9 नवंबर 2000 से जब से हमारा राज्य बना तो मैंने नहीं देखा कि कोई सीएम 300 किलोमीटर नंगे पांव चल के पैदल गया होगा या 5 किलोमीटर भी चल के गया होगा। तो ये समस्या उन्हें तभी लगेगी जब वो जमीनी हकीकत देखेंगे। भाई पता तो सब कुछ होगा, जो राज्य चला रहे हैं उन्हें सब कुछ पता होगा, लेकिन नंगे पांव जाएंगे और
कभी सोएंगे तो ये और ज्यादा पता होगा पता कि मैं होगा लेकिन महसूस नहीं हो पा रही है महसूस नहीं होगा। महसूस तभी होगा जब किसी घुर्राते हुए बाघ के आगे आप सोए 50 मीटर दूरी पे सोओगे और आपको डर लगेगा। जब किसी शीतकालीन ठंड में आप सोएगे और देखोगे कि यहाँ जंगली जानवरों का भी भय, तो उससे ज्यादा आपको महसूस भी होगा और पता भी होगा, आप उसे ज्यादा कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, 5 आपने बहुत महत्वपूर्ण मांगे हैं जिनको लेकर आपने 300 किलोमीटर पद यात्रा करी है। क्या आपको नहीं लगता इसमें एक और मांग शिक्षा को लेकर भी हो जानी चाहिए थी? शिक्षा को लेकर भी लगातार, मैं तो 10 साल शिक्षा में सेवा ही की है, तो शिक्षा के लिए भी मैं बैठा था, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। शिक्षा के लिए भी मैं बैठा था वहाँ पे। और हमारे तमाम वहाँ जो इंटर कॉलेज हैं, हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, उसमें मैंने बीओ हमारे पाबों में, हमारे सीओ साहब सबको मैंने बोला कि मैं प्राथमिक विद्यालयों में भ्रमण किया। मैंने 40-50 प्राथमिक विद्यालयों में भ्रमण किया। तो मैंने बीओ साहब से कहा, मैंने कहा देखो ये बच्चे हैं, ये हमारी नींव है, और यहाँ तो आपने वो तो दे रखा है, एलसीडी जो लगाने का एलसीडी आपने तो दे रखा है, लेकिन वो तो चल ही नहीं रहा, कहीं लाइट नहीं, कहीं पानी नहीं, इसको सुव्यवस्थित करो। बोलो भट्ट जी, कहीं पे 2 बच्चे हैं, कहीं पे 3 बच्चे हैं, कहीं पे 4 बच्चे हैं, हम कैसे लगाएं? मैंने कहा भाई समानता तो देनी पड़ेगी। भाई किसी स्कूल में 4 बच्चे हैं तो क्या वो बच्चा अशिक्षित रहेगा? भाई शिक्षित तो वो भी रहेगा। तो शिक्षा पे मैंने काम किया। अटल आदर्श विद्यालय चोलू सैन के लिए मैं आपने काम किया, अच्छी बात है, आपने काम किया, लेकिन क्या इन मांगों में शिक्षा की मांग होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? इन मांगों में शिक्षा की मांग जरूर होनी चाहिए थी। जो चुना है हमने, भाई मैं तो आपसे बोल रहा हूं कि मैं बैठा था और ये 5 मांग है, ठीक है। तो जिस मांगों पे मैं बैठा था, मैं शिक्षा के लिए भी बैठा था। हमारे उसी विधानसभा से स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री जी भी आए थे, तो भाई वो भी मिलते। तो जब सरकार के प्रतिनिधि हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, तो मांग तो लेके मैं चल रहा हूँ। मेरे साथ तो आम जनमानस को भी आना चाहिए था। मांग तो सब की है, लेकिन भयभीत और डरा हुआ है हमारा उत्तराखंड का हर नागरिक कि कहीं मुझे जेल में न डाल दे, कहीं मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र ना हो। तो मैं तो कहता हूँ इस डर से बाहर निकलो। भाई मांग गणेश भट्ट की सारी मांग थोड़ी नहीं कि वही गले में टांकेगा, सब टांग के जाओ ना। मांग तो सबकी, जरूरत तो सबकी है, आम जनता को भी तो है जरूरत। ठीक है, डरा हुआ है, हर आम नागरिक डरा हुआ है। आप भी जब देहरादून पहुंचे, आपको भी पुलिस ने डिटेन कर लिया था, क्या कुछ रहा है? और उसके बाद मुख्यमंत्री से जब आप मिलने पहुंचे थे, तो क्या कुछ आश्वासन वहां से भी मिला है? भले ही मुख्यमंत्री ना मिले हों, लेकिन क्या किस तरीके का आश्वासन आपको वहां से भी मिला है? जब मैं निकला, 14 दिन हो गए मुझे 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 इसका थोड़ा भी वो नहीं था कि मुझे पुलिस यहाँ से उठा लेगी। अब मेरे साथ आ रखे थे गांव से 1-2, मुझे तो फोन भी नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके नंबर उन पे थे। तो उनसे लगातार पूछ रहे थे तुम कहाँ पे पहुंचे, क्या पहुंचे, और मुझसे भी दूरी पे थे वो। तो मैं जैसे ही रिस्पना पुल में पहुंचा, तो वहां टैक्सी यूनियन संघ था। तो वहां पे गया मैं, तो वो सिग्नेचर हस्ताक्षर अभियान चला रहा था मैं, जो कि 900,000 लोगों ने हस्ताक्षर किए, तो उन्होंने भी किए। अब वहां पे मैंने जैसी भीड़ इकट्ठा हुई, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, तो पुलिस, पता नहीं पुलिस फोर्स वहां पे आ गई। अब मैंने पुलिस से पूछना शुरू किया, मैंने कहा आप लोग क्यों आए भाई? माहौल भी खराब नहीं हुआ, ये ड्राइवर लोग हैं भाई, सड़क में भी नहीं है, सड़क के किनारे अपने ऑफिस में है, माहौल भी खराब नहीं हो रहा है। अब मैंने कहा चलो तुम्हें माहौल खराब लग रहा है, तो भाई जितने हस्ताक्षर हो गए 200-300 रहने दो। मैंने कहा फिर मैं निकल जाता हूँ। मैंने कहा मैं वहां से निकला तो पुलिस वाले मेरे पीछे बोले कोने में चलो। मैंने कहा कोने में क्यों चलो? कोने में अभी बात क्या है जो मैं कोने में जाऊं? मैं तो अधिकार हकों के लिए लड़ रहा हूँ। वो तो शुक्र समझो कि मेरा कैमरा ऑन था, नहीं तो पब्लिक को भी पता नहीं चलता कि गणेश भट्ट कहाँ गए। और जो भी मीडिया तमाम लोग थे उन्हें पता नहीं चलता। आगे गया तो आगे मैंने पूछा, मैंने कहा तुम लोग मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो? भाई तुम्हारे पास अरेस्ट का क्या है? बोले नहीं आप लोग व्यवस्था खराब कर रहे हो। मैंने कहा मैं तो सिंगल चल रहा हूँ, मेरे साथ ये है। और मैंने कहा मैं हम ही नहीं, रोड में देखो ना कितने लोग सिंगल चल रहे हैं, सभी तो चल रहे, कौन सी व्यवस्थाएं खराब हो रही है आपकी? भाई हमारे सिंगल चलने से, आवाज उठाने से व्यवस्थाएं खराब हो रही है, तो सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगता है कि कहीं ना कहीं विकास के प्रति वो असंवेदनशील है और विकास करना नहीं चाहती, इसका मतलब। नहीं तो मुझे मिलने जाने दिया जाता वहां और मुलाकात होती। भाई क्या करना था? मैंने मिलना था, ज्ञापन देना था और घर में चले जाना था। आश्वासन मिला कोई? अब लेटर तो दिया है,
और समय दिया है मैंने कि भैया 1 महीने के अंदर नहीं होता। मुख्यमंत्री जी से मैं मिलता तो मैं उम्मीद लगा सकता था, जब मिला नहीं तो अब क्या आश्वस्त होना है मैंने भी। लेकिन फिर भी जहाँ मैंने लेटर दिया उन्होंने कहा जो माँग बड़ी है उस पे तो देखो, लेकिन छोटी माँगों पे आपकी कार्रवाई हो सकती है। 1 महीने का समय मैंने भी दिया कि 1 महीने का समय है, अगर नहीं होगी तो पूरा सैलाब तमाम संगठनों को लेके मैं सड़कों में उतरूँगा फिर। 2 सवाल हैं भट्ट जी। आपको इतना ज़्यादा समर्थन था, तो अकेले क्यों चले? और लोग भी आ सकते थे साथ में, क्योंकि समस्याएँ तो सबकी हैं, तो अकेले ही क्यों चले? एक तो ये सवाल है। और अगर आप आश्वस्त जो भी आश्वासन वहाँ से मिला है, वो 1 महीने में अगर कार्रवाई नहीं होती, तो आगे क्या रणनीति रहेगी? देखो, मैं अकेले इसलिए चला कि 900 लोगों के हस्ताक्षर हैं, कई लोग बोल रहे थे हम चले। लेकिन जो घटनाएँ मेरे साथ घटित है, भई जब मेरा 9 महीने का बालक खत्म हुआ तो मैं सोच रहा था सारी रोड खाली रहती और ये एम्बुलेंस इतनी भागती कि कोई गाड़ी भी आगे खड़ी नहीं होती, तो शायद हम हॉस्पिटल और भी जल्दी पहुँचे। वो समय मैंने याद किया और जब मैंने वो समय याद किया तो मैंने कहा गणेश भट्ट अपने साथ किसी को नहीं ले जाना है। हो सकता है मेरे साथ 500 लोग हों, पीछे से कोई गर्भवती महिला आ रही हो, कोई बुजुर्ग आ रहा हो जिसे हॉस्पिटल की इमरजेंसी ज़रूरत हो और वो लोग आ रहे हों और उनको कोई प्रॉब्लम मेरे कारण, अगर कोई हमारी गर्भवती महिला का बच्चा पेट में ही खत्म होता है या वो खत्म होता है, तो मैं आजीवन अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ऐसा समय मैंने देखा है। इसलिए मैं अकेले आया और मैंने किसी को अपने साथ लाना उचित नहीं समझा। नहीं तो तमाम दल मेरे आने से पहले उत्तराखंड के क्रांति दल के कुछ लोग भी बोल रहे थे हम आपके साथ चलें, मैंने कहा नहीं। भई कुछ लोग कांग्रेस पार्टी के भी बोल रहे थे हम आपके साथ चलें, मैंने कहा नहीं। तमाम पार्टियों के कुछ लोग बोल रहे थे हम आपके साथ चलें या हमें कॉल कर देते, तो मैंने कहा नहीं। को ये व्यवस्था है, मैंने कहा खराब नहीं करनी है, हमें तो अपना साधारणतः यही लेटर देना है। ठीक है, जो आश्वासन मिला है अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती किसी भी तरह की, तो 1 महीने बाद किस तरह की रणनीति गणेश भट्ट आप अपनाने वाले हैं? मैं फिर पुनः जनता के बीच में जाऊँगा और मैं तमाम संगठन है हमारे, इन संगठनों से मैं मदद माँगूँगा कि चलो सड़कों में उतरो और ये गणेश भट्ट की व्यक्तिगत माँग नहीं है, ये आपकी भी माँग है और अगर आपको पहाड़ की पीड़ा है, आप पहाड़ की बात कर रहे हो, आप उत्तराखंड की बात कर रहे हो, तो सड़कों में उतरो और सबको सड़कों में उतरना पड़ेगा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़ेगा कि जवाब दो, हिसाब दो, आखिर ये कब, क्यों और क्यों नहीं? ठीक है, ये थे हमारे साथ गणेश भट्ट। और ये मांग केवल अकेले गणेश भट्ट की नहीं है, क्योंकि जितनी भी पहाड़ की जनता है उन सभी की स्थिति कुछ इसी तरीके की है। सब इन्हीं मांगों को लेकर आए दिन धरना प्रदर्शन लोग आक्रोशित होते रहते हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो मांग ये लेकर पहुंचे हैं देहरादून, जो उन पर आश्वासन मिला है, क्या उस पर कार्यवाही भी होती है या केवल और केवल आश्वासन में ही ये चीजें खत्म हो जाएंगी? बने रहिएगा हमारे साथ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।